सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ईरान के हमले में जो नुकसान हुआ उसका तो आपको पता चल चुका है। ये भी इतला है कि 22 के करीब इसराइली मारे गए हैं। लिबनान में 8 इसराइली मारे गए हैं। इसकी तो खबर आप सुन रहे हैं, लेकिन जो लोग फ़लस्तीनी हैं बड़ी तादाद में बेघर हुए, 50-60 हज़ार इसराइल फ़लस्तीनी जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार के, उनके बारे में किसी को अफसोस। और ये बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो दहशतगर्द है। तो इसराइल क्या कर रहा है, एक सवाल है। वो लिबनान क्या लेने गया वहाँ पे? अगर ईरान दहशतगर्द है तो फिर इसराइल जिस तरह फ़लस्तीनियों के ऊपर हमले करता है, जिस तरह फ़लस्तीनियों को मारता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? कल की खलबली मची हुई है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि इंग्लैंड से भी ये वज़ीर-ए-आज़म का बाकायदा बयान जारी हुआ है, अमेरिका से भी हुआ है। हर जगह से ये बयानात जारी हो रहे हैं कि हम ईरान के खिलाफ जंग में इसराइल की हिमायत करें। अब दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में इसराइल भी हमला कर सकता है, ईरान भी कर सकता है, क्योंकि ये इतला मिल चुकी है इसराइल को कि ईरान दोबारा हमला करेगा तो उनका कहना जनाब उससे पहले हम इसके ऊपर ईरान के ऊपर हमला करें। ये जो जंग है, बहुत से लोग अपने अपने तबसरे करते हैं, अपने अपने हालात के मुताबिक जो उनके ज़हन में आता है। इंडियन मीडिया भी कर रही है, हमारे पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, मगर जो मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये जंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने जा रही है और ये स्टॉप नहीं हो रही। आए दिन आप देखते हैं, एक मुल्क पहले फ़लस्तीन फ़र्ज़ करें, फिर लिबनान, फिर इसी तरह दूसरे ममालिक, उनके ऊपर इसराइल का प्रोग्राम है कि हम अपना कंट्रोल हासिल करें। और हमारी जिस तरह रूस चाहता है यूक्रेन में कि जिस तरह की हम गवर्नमेंट चाहते हैं वो यूक्रेन में बैठे, इसी तरह इसराइल चाहता है कि इर्द-गिर्द के जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ पे हमारा कंट्रोल हो और हमारा सिस्टम चले, जिस तरह हम कहें उसी तरह चले, ताकि हमें किसी से कोई ख़तरा ना हो। इस चीज़ को मुसलमान नहीं समझ पा रहे। उसकी वजह ये है कि मुसलमानों के मतलब आप सबके इल्म नहीं है कि तारीख़ गवाह है कि इनमें कभी इत्तेफाक नहीं हुआ और हमेशा गद्दार पैदा होते रहे और हमेशा ये एक दूसरे के गले काटते रहे। ये जो ईरान में आए दिन आप देखते हैं या लिबनान में इसराइल के हमले होते और वहाँ पे बेशुमार लोग मारे जाते हैं, ये कौन इनको इत्तला देता है? ये कौन बताता है? ईरान से ही लोग बताते हैं ना कि आप यहाँ पे हमला करें, आप वहाँ पे हमला करें। तो अपनी सफ़ों में सबसे पहले सफाई करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जब तक आप अपने जो मुल्क के अंदर गद्दार हैं उनको नहीं ख़त्म करेंगे, आप ये जंग कभी भी नहीं जीत सकेंगे। क्योंकि जो बाहर वाला होता है उसका तो आपको पता होता है कि वो आपका दुश्मन है, मगर जो अंदर बैठे हुए हैं उनका आपको नहीं पता होता। और ये ज़्यादा नुकसान जो है वो मुसलमान ममालिक की फ़लस्तीन लोगों के लिए पहुँचा रहे हैं। अब जिनके पास वसाइल हैं वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं। फ़र्ज़ करें सऊदी अरब है, उन्होंने तो वहाँ पे नाम लेना भी मना कर दिया, और जो बात करना चाहते हैं उनके पास वसाइल ही कोई नहीं। ये हालत हो चुकी है। लेकिन जो मुसलमान ममालिक ये समझ रहे हैं कि हम इसराइल की साइड लेके तो अपने आप को ज़िंदा रखेंगे, वो भी किसी गलतफ़हमी में है। आपको पता होना चाहिए कि पहले ये उनको कंट्रोल करेगा, फिर इन लोगों को ख़त्म कर देगा, फिर अपनी मर्ज़ी के लोग लेके आएगा। यही सिस्टम रहा है पाकिस्तान में भी, इसी तरह के हालात। जब तक ये ताकतवर लोग बड़ी ताकतों की बात मानते हैं, इनको पैसे भी मिलते हैं, इनको याशी के लिए हर चीज़ मिलती है, लेकिन जब इनकी ज़रूरत नहीं होती तो वो जनाब अपने सफ़ीर भी साथ ही जहाज़ में उड़ा देते हैं, देखी जाए। तो ये हालत जिससे तरह आप देख रहे चल रही है, इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं, समझदार लोग भी मैंने सुना है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ नहीं हालात जा रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ ही ये हालात जा रहे हैं। और मुख्तलिफ बुज़ुर्गों की पेशगोइयाँ भी निकाली जा रही हैं। कल ही मैं डॉक्टर असरार को भी सुन रहा था, और भी बड़े-बड़े बुज़ुर्ग हस्तियाँ, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ से ही जंग शुरू हो। तो मसला ये है कि इस जंग को रोकने के लिए कोई भी नहीं आगे बढ़ रहा। अमेरिका है फ़र्ज़ करें, वहाँ पे इलेक्शन है,
مگر اس کے باوجود امریکہ کے یہ بیانات ہیں کہ ہم اسرائیل کی مدد کریں گے، اور یہ نہیں کہ یہ موجودہ گورنمنٹ جو دوسری آئے گی وہ بھی اسرائیل کی مدد ہی کرے گی، ایران کی مدد کوئی نہیں کرے گی۔ ایران کے اوپر عرصہ دراز سے پابندیاں، اس کے باوجود اس ملک نے بڑی ترقی کی، پاکستان سے 1000 گنا بہتر زندگی وہاں پہ لوگ گزارتے ہیں۔ وہاں کی زندگی اگر آپ کوئی گیا ہو یا رہتے ہو تو ان کو پتہ چلے گا کہ کس طرح لوگ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ میں خود بھی 85 میں وہاں پہ گیا تھا، اس وقت ایک بڑا زبردست ملک تھا۔ اب یہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دوسرے ملک تو عرب تباہ کرتی ہو، یہ ایران رہ گیا، سعودی عرب رہ گیا، یہ ممالک ہیں 2-4 جو ہیں باقی رہ گئے، ان کی حالت بھی اسی طرح کرنی چاہتے جس طرح عراق ہے، مصر ہے، شام ہے۔ اب ان ملکوں نے کیا لڑنا ہے؟ یہ 3-4 ملک جن کے میں نے نام، یہ تو ویسے ہی فارغ ہو چکے ہیں، ان کے پلے ہی کچھ نہیں۔ تو یہی ایک سیاسی سسٹم تھا جس کے تحت ان ملکوں کو پہلے ختم کیا گیا، اور پھر اسرائیل کے پاس طاقت زیادہ ہے، کیونکہ جب آپ کے آس پاس کے لوگ کمزور ہو جائیں گے، آس پاس کے ممالک کمزور ہو جائیں گے، پھر جو مرضی کر دیں۔ فوری طور پہ یو این او کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے۔ اب کیا فائدہ اس یو این او کا جس کے فیصلے کے مطابق آپ کسی سے عمل ہی نہیں کروا سکتے؟ اسرائیلی وزیر اعظم کے بران گرفتاری جاری ہوئے ہیں، وزیر دفاع کے بھی ہوئے ہیں، مگر کون پکڑے گا ان کو؟ یہ دندناتے پھر رہے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مدد نہیں کر رہا ایران کی، پاکستان کیا مدد کرے گا مجھے بتائیے؟ فقیر کس کی مدد کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ آپ، فقیروں سے آپ جا کے کہ ہماری مدد کریں، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو خود مانگتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کو صدقہ خیرات یا قرضے دیتے ہیں وہی تو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، تو کس طرح وہ پاکستان جناب مدد کر سکتا؟ ہاں وہ کوئی 4-6 نغمے شغمے ان کو بھیج دیں گے کہ یہ آپ کے لیے ہم بھیج دیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے جی پاکستان یہ کرے گا وہ کرے گا، پاکستان کچھ نہیں کرے گا، بے فکر نہیں، آپ فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔